हेलो भविष्य के शिक्षक एवं शिक्षिका, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद फिर वीडियो आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और जितना आप लोग 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा यूनिट काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं रेगुलर हो गया हूं। जितना भी यूनिट बचा हुआ है सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके तुरंत बाद सेकेंड ईयर का भी नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो अभी फर्स्ट ईयर में हम लोग देख रहे थे, यूनिट 3 पढ़ना था, शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। और F1 जो था समाज शिक्षा परिचर्या की समझ, उसी का तीसरा यूनिट है। 2 यूनिट प्ले लिस्ट में ऑलरेडी है। और उसके साथ साथ मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि डीएलएड से जो भी इंफॉर्मेशन है डीएलएड से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग बिना देरी किए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग जो पढ़े थे समाज शिक्षा और परिचर्या की समझ, उसमें तीसरा यूनिट है शिक्षा और ज्ञान की विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। दोस्तों जो 2 यूनिट पिछला है वो खुद मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ था, और जो तीसरा यूनिट मैं डाल रहा हूँ तो इसमें हैंड रिटन ही है। मैं जो अपना नोट्स बनाया था सेम वही है, बट मैं इस चीज को पीपीटी पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग को सामने। और इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लेना। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग फिर शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए, शिक्षा की अवधारणात्मक समझ। तो शिक्षा की अवधारणात्मक समझ है, इसको हम समझेंगे आखिर क्या है शिक्षा। तो शिक्षा शब्द बहुत ही सीधा साधा और सरल अर्थ है सीखना और सिखाना। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं, परंतु अपने लक्ष्यों, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं, कार्यों, अपेक्षाओं, प्रभाव और वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्यों में यह एक बहुत व्यापक और साथ जटिल प्रक्रिया है। जैसे कि ये भी कहा जा सकता है, सीखना और सिखाना ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है और इसके उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है एक उद्देश्यपूर्ण होती है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है, तभी हम लोग कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। परंतु इसके उद्देश्यों का स्वरूप इतना उलझा हुआ है और अस्पष्ट है कि अंततः यह एक उद्देश्यहीन प्रक्रिया बनकर रह जाती है, जहां इससे एक और इतिहास की धरोहर को संभाले रखने की अपेक्षा की जाती है। वहीं दूसरी ओर माना जाता है कि यह वर्तमान पथ आलोकित करे। परंतु अच्छा, इस पॉइंट को आप लोग समझें। जैसे कि मैं बता रहा था, शिक्षा जो है अगर उस चीज को उद्देश्यपूर्ण अच्छे से हम लोग नहीं समझे तो वह एक उद्देश्यहीन हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी चीज को सीखते हैं तो जो उसके अतीत की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, उस पर भी नजर डालना जरूरी होता है। और भविष्य में क्या होता है, भविष्य में क्या होने वाला है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पथ को भी आलोकित किया जाता है, वर्तमान पथ को भी देखा जाता है। परंतु इसकी दृष्टि किसी अज्ञात पथ की ओर हो, यानी इसका स्वरूप भविष्य दृष्टा का हो। इस प्रकार जहां एक ओर इसे व्यक्ति के विकास और सशक्त माध्यम के रूप में देखा जाता है, वहीं सामाजिक विकास का साधन भी माना जाता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग एजुकेशन को इस प्रकार देखते हैं कि वो विकास का एक माध्यम होता है, यानी किसी चीज की अगर हम लोग के पास नॉलेज हो तो उस नॉलेज को ध्यान अपने साथ रखते हुए विकास के कार्यों में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी प्रकार यह एक सामाजिक विकास का भी साधन माना जाता है। जब खुद का विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा। तो एजुकेशन को इस अवधारणात्मक समझ के अनुसार देखें तो वह एक सामाजिक विज्ञान का भी साधन माना जाता है। उसके बाद दूसरे टॉपिक को आप लोग देखें तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का कुछ मनोवैज्ञानिक आधार भी है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रसिद्ध कथन है, एक संपूर्ण बच्चा विद्यालय आता है, और एक सामान्य अर्थ है कि वह जब विद्यालय है कि जब बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं तो वो अपने साथ साथ अपनी रुचियां, क्षमताओं, समस्याओं, मानसिक स्तर के साथ लाते हैं। कोई भी बच्चा जाता है तो विद्यालय खाली नहीं जाता है, उसके अंदर कई प्रकार की रुचियां होती है। किसी को गाने की रुचि होती है, किसी को लिखने की रुचि होती है बच्चों में, और किसी को बात करने की रुचि होती है। कुछ ना कुछ बच्चों को विशेष रुचियां होती है, किसी को खेलने की रुचि होती है। तो वो कुछ ना कुछ उनके जो प्रारंभिक ज्ञान है वो रहता है, और उसी के साथ बच्चे आते हैं स्कूल। हर बच्चा अपने इन मनोवैज्ञानिक पक्षों में दूसरे से भिन्न होता है, और जितना भी बच्चे हैं सभी का भावनाएं, सभी का मत एक नहीं होता है। सब बच्चे एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं।
हर बच्चे के अनुभव एक दूसरे बच्चों के अनुभव से अलग होते हैं। अतः शिक्षा का एक सामान्य कार्य है बच्चों का बहुमुखी विकास करना या उनकी मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि में संशोधन करना। जैसे कि बच्चे क्या हैं, उनके सभी के मत, विचार, अनुभव सब कुछ अलग अलग हैं और सभी क्या करते हैं, वो अपने अनुभव को, अपने विचार को वहां पे प्रकट करते हैं। इस प्रकार उनका बहुमुखी विचार होता है, बहुमुखी विकास होता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, वो बच्चा अपना मत रखा, वो बच्चा अपना मत रखा, वो बच्चा तीसरा बच्चा अपना मत रखा। इस प्रकार बच्चे एक दूसरे के भावनाओं को शेयर करेंगे और उनका सर्वांगीण विकास होगा। यानी बच्चे में योग्यताएं हैं जो उनकी रुचियां आदि उन्हीं की विकास अथवा संशोधन करना। इस तरह से शिक्षा के बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का ही विकास व संशोधन है। यानी एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, उन्हीं का संशोधन एजुकेशन कहलाता है। इसलिए शिक्षा की मनोवैज्ञानिक ज्ञान अनुशासन से वैसे सिद्धांतों को एवं विषय वस्तुओं को अपनाया गया है जिनके आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व एवं सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सैद्धांतिक समझ बन सके। यानी बच्चों के पाठ्यक्रम को भी उसी के अनुसार, उसके विषय वस्तु को उसी के अनुसार भी बनाया गया है ताकि उनका सैद्धांतिक समझ बन सके। उसके बाद हम लोग तीसरा आप लोग यहाँ पे देखें, शिक्षा का उद्देश्य है। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शिक्षा का उद्देश्य प्रेरणा देना और सीखने के अवसरों में वृद्धि करना, जिससे बच्चे में ज्ञानार्जन की कला का विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य बहुविध है, यानी उसका स्वरूप बहुत सारा है, उसका उद्देश्य भी बहुत है। तो कुछ ये इस बिंदु के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों का जो है ज्ञानार्जन कला का विकास हो। उसके बाद बच्चों में सतत नवीन ज्ञान हासिल करने की भावना का प्रशय देना, जिससे बच्चे की परिस्थितियां और सामंजस्य बन सके। बच्चों में नया ज्ञान देना है ताकि उनका जो परिस्थितियों के सामंजस्य बन सके। इस प्रकार देखना है। बच्चों में ज्ञान और अतिरिक्त विभिन्न कुशलताओं एवं वांछित मूल्यों का विकास करना है। बच्चों में स्वचिंतन एवं जिम्मेदारी पूर्ण आचरण का विकास करना है। यानी बच्चों में कुछ ऐसे ज्ञान देना है जिससे बच्चों की चिंतन बढ़ सके, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सके, उनको कुछ जिम्मेदारियां मालूम हो, उनके सौंदर्य बोध विकास करना, जिससे वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान का भाव रख सके। उसके बाद सत्य निष्ठा, ईमानदारी तथा आत्मविश्वास का विकास, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन। अच्छा, जितना भी टॉपिक है तो काफी आसान है, आप लोग इसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन, जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। अपने और दूसरे धर्म के प्रति समरसता का भाव का विकास, यानी बच्चे विभिन्न धर्म के विद्यालय में जाते हैं, ऐसे करना है कि ताकि भाईचारा का वहां पे भाव प्रकट हो। अपने और दूसरे धर्म के प्रति समरसता का भाव ये 2 बार हो चुका है। अपने राज्य एवं देश की विविधता की समझ और उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। इस प्रकार का बच्चों को शिक्षा देना है। परंपराओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार अपने जीवन शैली में स्थान देना, समाज में व्याप्त समस्याओं का साहस और धैर्य के साथ सामना करना, न कि उनसे हार मान लेना। तो बच्चों को कुछ इस प्रकार का शिक्षा देना चाहिए। दोस्तों, जितना भी ये टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, ये हमने काफी निचोड़ निकाल के इसको मैं बनाया हूं। जो भी टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर केवल इसी टॉपिक को आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखें। और तीसरा क्या है, स्वयं एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे उनके संरक्षण की व्यवस्था की जा सके। बच्चों को इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील बनाना है ताकि पेड़ पौधे को कैसे बचाया जाए, जानवर को कैसे उनके हरास से रोका जाए। तो इस प्रकार का एजुकेशन बच्चों को देना है। समाज में सामंजस्य बनाना, जिनसे शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक समाज का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार का एजुकेशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद से विद्यालय में शिक्षा की प्रकृति, तीसरा टॉपिक है विद्यालय में शिक्षा की प्रकृति क्या होना चाहिए, इसको हम समझेंगे। एक एक बुलेट हमने कवर किया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए विद्यालय में शिक्षा की प्रकृति को हम लोग देखते हैं। विद्यालय में सीखने सिखाने की औपचारिक प्रक्रिया स्थल है। अच्छा, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया 2 होती है, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक तो घर परिवार से शुरू हो जाता है, बट विद्यालय जो है प्रथम औपचारिक प्रक्रिया स्थल होता है।
समय के साथ साथ औपचारिक संस्थाओं में भी विविधता आई है। और ये समय के साथ साथ देखते हैं ना, इसमें विविधता आई है। पहले पहले क्या होता था, ऋषि मुनि द्वारा एक आश्रम में बच्चों को वहीं पे रहकर शिक्षा दी जाती थी, बट समय के अनुसार उसमें भी बदलाव देखा गया। इसमें क्या किया गया, बच्चे घर से आने जाने लगे और कई प्रकार का, जैसे TLM हो गया, कई प्रकार का संसाधन बच्चों में, जैसे जैसे समय विकसित हुआ, संसाधन हुआ, तो बच्चों में कई प्रकार के से संसाधनों का प्रयोग करके उनको शिक्षा दिया जाने लगा। औपचारिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता सीखने सिखाने वाले स्थानिक एवं कालिक निकटता है। ये दोनों का निर्धारित स्थान एवं समय में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। इसमें छात्र एवं शिक्षक भौतिक एवं वास्तविक रूप से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। नहीं, आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि जो शिक्षक है, छात्र है, एक दूसरे के भौतिक रूप से आमने सामने होता है। आजकल तो ऑनलाइन का भी समय आ गया है, ये भौतिक रूप से एक दूसरे के आमने सामने नहीं होता है, फिर भी लोग एजुकेशन जो है, शिक्षा आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। तो आप लोग एक तरह से प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी बच्चा बैठ के लाइव देख रहा है, क्लासेस देख रहा है, तो प्रत्यक्ष कह सकते हैं। लेकिन जो बच्चा का प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक एजुकेशन होता है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से बच्चा शिक्षक के सामने होता है। वे प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का अंतःक्रिया करते हैं। नहीं, अब क्या बोलता है यहाँ पे, शिक्षक बोलते हैं कि बच्चा को बोलते हैं कि आप खड़ा हो जाओ, बच्चा खड़ा होता है, या जैसे वो निर्देश देते हैं वैसे करता है। इस तरह से अंतःक्रिया हो रहा है। परंतु शिक्षा की बढ़ती मांग तथा संस्थाओं के स्थानिक सीमाओं को लांघ कर शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा ने औपचारिक शिक्षा के ताने बाने में परिवर्तन ला दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण इसमें परिवर्तन आ गया। जैसे कि हमने बताया ना, ऑनलाइन क्लास हो गया, उस प्रकार का परिवर्तन देखा जाने लगा, जो कि ये स्थानिक सीमाओं को लांघ कर शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा में औपचारिक शिक्षा के ताने बाने में परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार या खुले विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था उभर कर आई है, जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों के बीच प्रत्यक्ष एवं नियमित अंतःक्रिया की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। उदाहरण के लिए केरल का विद्यार्थी बिना मेघालय गए वहां के विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स कर सकता है। नहीं, अब आप लोग भी देखते हैं, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सभी को पता ही होगा। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, उसमें बच्चा केवल एडमिशन ले लेता है, उसके बाद घर से बैठे, कहीं से भी बैठे अपना क्लास कर सकता है और वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेता है। इग्नू हो गया, नॉइज हो गया, इस प्रकार के एजुकेशन को यहाँ पे बात की जा रही है। इस व्यवस्था को गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जनसंचार क्रांति ने भी गैर औपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाया है। काल्पनिक कक्षा, वर्चुअल क्लासरूम तथा ई लर्निंग एवं ई एजुकेशन जैसे शब्द गैर औपचारिक शिक्षा के नए उभरते हुए अध्याय हैं। ऑनलाइन क्लास कहीं बात की जा रही है, ई लर्निंग हो गया, ई एजुकेशन जैसे शब्द जो है औपचारिक शिक्षा के उभरते हुए अध्याय हैं। उसके बाद टॉपिक हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में उसको बता देना, मैं उस चीज को फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ज्ञान की अवधारणा के बारे में हम लोग समझते हैं, तो इसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञान क्या है। अच्छा, ज्ञान क्या है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। फिर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। इस प्रकार के क्वेश्चन डीएलएड के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि बताइए ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, क्योंकि इसके बारे में सभी दार्शनिक एवं विद्वान एकमत है कि शिक्षा का प्रमुख शाश्वत उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। यह बात भी महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्य की वास्तविकता को ज्ञान से अलग नहीं किया जा सके। अगर सत्य का ज्ञान नहीं होता तो सत्य की अस्तित्व ही कहाँ है। इसलिए तत्व मीमांसा के साथ ज्ञान मीमांसा अभिन्न रूप से जुड़ी है। अंग्रेजी में ज्ञान मीमांसा को इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्द के मेल से बना है। इपिस्टीम इसका अर्थ ज्ञान और लॉजी का तात्पर्य है विज्ञान। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ज्ञान मीमांसा, ये इपिस्टेमोलॉजी से बना हुआ है, जो दो शब्द से मिलकर बना है। स्टीम इसका अर्थ होता है ज्ञान और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान की अवधारणात्मक समझ को समझे हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करिए
कि ज्ञान का अर्थ ही होता है शिक्षा का प्रमुख और शाश्वत उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना होता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं तो उससे ज्ञान हम लोग को प्राप्त होता ही है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उसका उद्देश्य ही होता है हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें सूचना क्या है। सूचना ज्ञान संवर्धन का प्राचीनतम रूप है। अच्छा, ज्ञान संवर्धन का जो है ज्ञान प्राप्त करने का प्राचीनतम रूप है, यानी जो पुरानी रूप है वो सूचना है। इसका मुख्य आधार पाठ्य पुस्तक है। अच्छा, पाठ्य पुस्तक है। आपसी चर्चा, शिक्षकों की बात या आधुनिक युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न तरह की सूचना से बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि करना है। सीखने की सिखाने की प्रक्रिया में सूचना अति आवश्यक है, जिससे जानकारी की सीमाएं बढ़ती है, परंतु महज किताबों में लिखे प्रत्यारोपित ज्ञान उन्हें एक निष्क्रिय शिक्षार्थी बना देता है। अच्छा, केवल किताब में पढ़ रहा है, ठीक है, वो शिक्षक से किसी से वो प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं पा रहा, तो क्या करता है वो वही एजुकेशन बच्चा को निष्क्रिय बना देता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जिसे बच्चा को उसे समझने में असमर्थ हो जाता है। उनके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को महज सवालों के जवाब देने तक सीमित कर देता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सूचना ज्ञान का एक स्वरूप है। अच्छा, ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, सूचना जो है ज्ञान का स्वरूप ही होता है यदि इसका आधार बच्चों के मानसिक ध्यान में रख कर किया जाए तो। उसके बाद से हम लोग देखते हैं ये ज्ञान अर्जन के साधन क्या हैं। ज्ञान अर्जन के साधन भी होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। परंपरा एवं रूढ़ियां, वह ज्ञान जो हमें बिना तर्क के सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हैं कि लोक परंपरा में चली आ रही है, यह माना हुआ ज्ञान है। अच्छा, कुछ ऐसे परंपरा होती है, कुछ ऐसी रूढ़ियां होती है, ठीक है, जिसको हम लोग ज्ञान मान के चलते हैं, यानी हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। आप लोग भी कमेंट में बताओ तो क्या क्या हो सकता है जो परंपरा चली आ रही है हम लोग मानते हैं ज्ञान है। अच्छा, भगवान को आज लोग हम लोग देखे नहीं है, लेकिन एक परंपरा है कि नहीं है कि हाँ भगवान है और हम लोग पूजा भी करते हैं, तो ये क्या है? ये भी एक ज्ञान ही है, इसे ज्ञान ही माना जा सकता है क्योंकि हमारे पूर्वज उसे मानते आ रहे हैं और हम भी मानेंगे। प्राधिकार ज्ञान और आप्त ज्ञान, ये क्या है इसको हम समझते हैं। वह ज्ञान जो किसी आप्त पुरुष, व्यक्ति, संस्था, ग्रंथ द्वारा सिद्ध या प्रदत्त है। अच्छा, ऐसा ज्ञान जो सिद्ध हो या प्रदत्त हो, जिस पर हम सामान्यतः प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं क्योंकि वह हमारी आस्था व विश्वास से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यही बात तो हुआ, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान को ही लेके देखते हैं, तो उनसे हमारी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है, तो इस चीज से हम लोग नकार नहीं कर सकते, उससे पीछे हट नहीं सकते, वो उसको मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के ज्ञान को प्राधिकार या आप्त ज्ञान कहते हैं क्योंकि ये इससे हमारा आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। अंतर्दृष्टि एवं अंतरसूझ, ये क्या है? यह ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभव पर आधारित होती है। अच्छा, हमारे अंदर जो भी अनुभव है उससे ज्ञान, अच्छा ज्ञान केवल सीखने सिखाने से ही नहीं प्राप्त होता, खुद के अनुभव से भी प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कोई गलती कर देते हैं तो हम लोग को ये सोचते हैं कि अरे गलती हो गया, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और उसी अंतर सूझ के साथ अगले बार उसमें हम लोग मिस्टेक नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर एक ज्ञान नया प्राप्त हो जाता है और उससे हम लोग ज्ञान को अपने अनुभव के आधार से जोड़ देते हैं। इंद्रियानुभव, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। अच्छा, जैसे क्या होता है दोस्तों, ये जो भी टॉपिक है सीटेट के भी एग्जाम के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ये सब चीज सीटेट में पढ़ना है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। इंद्रियानुभव ज्ञान क्या है? आग हो गया, अब बच्चा कोई जन्म लेता है तो ये नहीं सोचता है कि हाँ उसमें हाथ लगाएंगे तो जलेगा, ये क्या करता है? खुद अंतरसूझ या अंतर्दृष्टि से प्राप्त करता है। जैसे कि वहां पे अगर आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा, उसके बाद तुरंत खींचेगा, चिल्लाएगा, और अपने इंद्रियों से अनुभव किया हाँ ये ज्ञान है, यानी वो गर्म है, मुझे वहां पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार का वो इंद्रियानुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धि या तर्कपूर्ण ज्ञान, अच्छा ऐसा जो तर्कपूर्ण ज्ञान हो, वह ज्ञान जो तर्क द्वारा सिद्ध होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह इंद्रियों द्वारा भी अनुभूति हो। कुछ ऐसे भी ज्ञान है जो तर्क के द्वारा सिद्ध हो जाता है, और ये निश्चित नहीं है कि केवल इंद्रियों द्वारा ही उसको अनुभूति किया जा सके। वैज्ञानिक ज्ञान, वह ज्ञान जो इंद्रिया अनुभव तथा तर्क दोनों द्वारा सिद्ध होता है, यही ज्ञान सही ज्ञान है। अच्छा, आप बताओ तो सबसे सही ज्ञान क्या है? तो वैज्ञानिक ज्ञान है, वह ज्ञान जो इंद्रिया अनुभव तथा तर्क दोनों द्वारा सिद्ध है, वही ज्ञान सही ज्ञान है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गया, नहीं तो उसमें क्या होता है? न्यूटन्स लॉ वो ज्ञान दे दिया, वो बता दिया ऐसे ऐसे होता है,
तो वो वैज्ञानिक के आधार, वैज्ञानिक द्वारा भी वो सिद्ध किया गया है और खुद से वो महसूस भी किया है। तो इस प्रकार के ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान के भी अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग ये इसको ध्यान से देखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दिया हूं। मनुष्य की भीतरी पूर्णता अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये विवेकानंद ने कहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं जो कुछ महापुरुषों द्वारा दिए गए हैं, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को आप लोग याद कर लेना। शिक्षा और बच्चे के शरीर, मन एवं आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है, महात्मा गांधी बोले हुए हैं। शिक्षा नए समाज को बनाने की एक प्रक्रिया है, संत विनोबा भावे बोले हैं। शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क एवं संपूर्ण विकास का नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हैं। शिक्षा व्यक्ति के सृजनात्मक व्यक्ति को खोलने की कुंजी है, केजी सैयदीन कहे हैं। शिक्षा मनुष्य के नैतिक विकास का साधन है, डॉक्टर राधा कृष्णन बोले हैं। शिक्षा व्यक्ति के समवंती विकास का प्रक्रिया है, जी कृष्णमूर्ति। शिक्षा जो सत्य को खोजने का मार्ग है, सुकरात। आप लोग भी अपना कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक है, और इसी को याद करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें ये 9 नंबर देखो, शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रित रखकर उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। जॉन डीवी बोला हुआ है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखना। उसके बाद शिक्षा व्यक्ति के दूरदर्शी, साहसी, बुद्धिमान बनाने का साधन है, ये किसने बोला है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949 में बोला गया इस बात को। शिक्षा बच्चों के व्यवहारिक जीवन को जीने की कला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ये बात बोला गया है। शिक्षा राष्ट्र आर्थिक सामाजिक विकास की शक्तिशाली साधन है और राष्ट्रीय संपन्नता, राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में इस बात को बोला गया था। उसके बाद उपरोक्त चर्चाओं एवं क्रियाकलाप के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, यह शिक्षा एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है। मूल रूप से ये उद्देश्य परिवर्तन एवं विकास संबंधी है। यह परिवर्तन तथा विकास व्यक्तित्व अथवा समाज संबंधी हो सकता है। यह प्रक्रिया सुनियोजित अर्थात औपचारिक अथवा सहज एवं अनौपचारिक रूप से चलने वाली हो सकती है। ये चीजें अब कंप्लीट हुआ तीसरा यूनिट। इसके बाद हम लोग चौथा यूनिट देखेंगे। उसके बाद एक और यूनिट है, 5 यूनिट इसमें पढ़ना है। फिर ये F2 में हम लोग चलेंगे। F2 सीटेट के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। और लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर आप डीएलएड का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या इन्फॉर्मेशन हो या आपके ऑनर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी हो या इन्फॉर्मेशन हो, मैं उस पर अपलोड इस चैनल पे कर दूंगा। और आप लोग को कोई समस्या हो रही है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये इस पे कॉल नहीं लगेगा, केवल मैसेज लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।